चलिए, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भव्य प्रेरणा संगोष्ठी के इस चौथे सत्र में। तो आइए, बहुत ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम सभी इस संगोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले पहले की तरह ही इस संगोष्ठी को आयोजित करने का जो प्रयोजन है, वो भी एक बार आप सभी के सामने रखना उचित समझता हूँ। तो गीताश्री एकेडमी के अंतर्गत हम जो नेट की कक्षाओं को कर रहे हैं सितंबर 15 से, लगभग अब उसका समापन है। और इन कक्षाओं में हमने सितंबर 15 से लेकर के और ये जो जनवरी आज 24 है, यहाँ तक हमने लगभग 75% कोर्स को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 1300 से 1400 प्रश्नों को भी सॉल्व किया है, अभ्यास किया है। तो विद्यार्थियों के अंदर थोड़ा-सा परीक्षा को लेकर के संदेह था, संशय था कि किस-किस प्रकार से हम परीक्षा को दें, है ना? थोड़ा-सा होता है परीक्षाओं में कितनी भी हम लोग तैयारी कर लें, लेकिन अंदर से एक भय बना रहता है। तो मैंने इसीलिए विचार किया कि विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए और उनकी मनःस्थिति को और मजबूत करने के लिए इस प्रकार की कुछ संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिसमें जो हमसे बड़े विद्वान हैं, तो वे आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। तो इसी श्रृंखला में ये चौथी मीटिंग है, चौथी संगोष्ठी है। और आज की जो विदुषी वक्त्री हैं, इनके विषय में मैं थोड़ा-सा एक परिचय आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद में इस संगोष्ठी को हम प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, यूँ तो जो भारतवर्ष है, ये पूरा ज्ञान विज्ञान का केंद्र माना गया है ना? मनुस्मृति में भी महर्षि मनु कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रज जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। है ना? कि जो भारत देश है, तो यहाँ क्या करना चाहिए, संपूर्ण विश्व के लोगों को यहाँ आकर के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, यहाँ से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में भारतवर्ष के अंतर्गत एक नगर है, जो अपनी विद्या के लिए, अपने धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के वर्धन के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। इस नगर का नाम है वाराणसी, बनारस अथवा काशी। तो इसी काशी में काफी सारे विद्वानों का हमें इतिहास मिलता है, चाहे वे संत कबीर हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे संत रविदास हों, चाहे हिंदी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद जी हों, तैलंग स्वामी हों, जय शंकर प्रसाद जी हों, रामचंद्र शुक्ल जी हों, या गिरिजा देवी जी हों, ऐसे अनेकों विद्वानों की तपस्थली ये वाराणसी रहा है, ये काशी रहा है। तो इसी श्रृंखला में जो है, एक परिवार का थोड़ा सा मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। जिस परिवार के जो पिता हैं, तो वो संस्कृत व्याकरण के लेक्चरर के पद पर रहे हैं, और उन्होंने प्रिंसिपल पोस्ट से भी वे रिटायर हुए हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ही संबंध एक महाविद्यालय से। और संस्कृत व्याकरण के साथ साथ में इन्होंने हिंदी भाषा के अंतर्गत भी 30 से अधिक महान कृतियों की रचना की। और इनकी कृतियों को सराहने वाले लोग बड़े विशिष्ट थे, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हों, या फिर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हों। उन्होंने भी पत्र लेखन के माध्यम से उनकी कृतियों को सहारा था। इसी प्रकार से इसी परिवार की जो माता जी हैं, तो ये भी संस्कृत भाषा विज्ञान में इन्होंने पीएचडी किया है ना? और पीएचडी करने के बाद में जब कुछ बच्चों का जन्म हो गया, तो इन्होंने अपना जो पढ़ाई लिखाई वाला या अध्यापन वाला जो कार्य था, जो बाहर जा करके हो रहा था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा ब्रेक लिया, उससे अपने आप को मुक्त किया, ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। क्योंकि यही जो बच्चे हैं, ये अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा करके संस्कृत साहित्य के उत्थान के लिए कार्य कर सके। तो जो उन दोनों दंपत्ति ने समझा, इस प्रकार का अनुभव किया कि जो हमारी संपत्ति है ना, वो हमारे यही संतान है, हमारे यही बच्चे हैं। तो उन्होंने अपनी शिक्षा को ब्रेक लिया, जो माता जी हैं। अब उसी परिवार में जो है, चार पुत्रों की उत्पत्ति होती है। जो सबसे बड़े हैं,
सुपुत्र के रूप में। तो वो भी क्या है, संस्कृत व्याकरण के लेक्चरर हैं। और ये मेरा जो जिला पड़ता है गाजीपुर वाराणसी के पास, वहां पर हैं। और ज्योतिषाचार्य जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। जो दूसरे नंबर के जो आते हैं भाई, बड़े भाई हैं, तो उन्होंने भी एम कॉम करके बैंक में मैनेजर पद पर थे। फिर बाद में उनको भी भारतीय संस्कृति ने, अध्यात्म ने, संस्कृत भाषा ने अपनी ओर आकृष्ट किया, और वे मंदिर में सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। जो तीसरे भाई हैं, तो वे भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विषय से उन्होंने भी अपना पीएचडी जो है वो पूर्ण किया है। और इसी परिवार में जो दीदी हैं, तो वे भी वृंदावन में श्रीरंग लक्ष्मी महाविद्यालय में आदर्श संस्कृत, श्रीरंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में वो भी अतिथि प्रवक्ता साहित्य विभाग में रही हैं। वो अभी वर्तमान में हैं। और इसी परिवार में जो सबसे छोटी जो हैं बेटी, और हमारी आज की जो विदुषी वक्त्री हैं, इनका भी जन्म हुआ। और इनका जो नाम है आप सभी देख ही चुके हैं पोस्टर में, संस्कृति चतुर्वेदी जी। तो ये भी उसी विशिष्ट परिवार से, उसी एक विद्वानों की परंपरा से, विद्वानों के एक परिवार से उनका भी एक जन्म हुआ। और उन्होंने भी जो अपना शास्त्री और आचार्य जो कक्षाएं हैं, वो बीएचयू से इन्होंने साहित्य विभाग से पूरा किया। और उसके बाद में जब पीएचडी का नंबर आया, जेआरएफ प्राप्त करने के बाद जब पीएचडी का नंबर आया, तो इनका काफी सारे अलग भिन्न भिन्न संस्थानों में इन्होंने अपने जो अपना स्थान है उसको प्राप्त किया। लेकिन पुनरअपि इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय को ही चुना। और उसमें जाने के बाद ही मेरा उनसे थोड़ा सा परिचय हो पाया। साहित्य के काफी सारे विषयों पर मैंने इनसे शंका समाधान किया, बहुत सारी चीजें मुझे जानने को मिली। और साहित्य विषय की एकमात्र गुरु के रूप में मैं इनको जीवन भर याद भी रखूंगा। तो आज ऐसी ही एक विदुषी का आज हम व्याख्यान सुनेंगे, उनसे थोड़ा सा अभिप्रेरणा लेंगे। और मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं बैच के, वैसे तो 4-5 ही विद्यार्थी हैं, लेकिन मैंने इसीलिए बाहर के बच्चों को भी थोड़ा सा आमंत्रित किया है कि आप लोगों को भी इस संगोष्ठी जो है लाभ प्राप्त हो सके। तो अब मैं आज की जो विदुषी वक्त्री हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हुए उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और हमारे विद्यार्थियों को नेट की परीक्षा के संदर्भ में प्रेरित करें। और उसके बाद में जो है शंका समाधान वाला भी सत्र हम लोग रखेंगे बाद में। आदरणीय विदुषी वक्त्री संस्कृति चतुर्वेदी जी। मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। सभी को नमस्कार और अम्बरीश जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने यह सुअवसर प्रदान किया कि आज हम आप सभी के साथ जुड़कर और इस विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं। वस्तुतः आप लोगों के साथ ये इस सत्र में जुड़कर ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे आप लोगों की परीक्षा नहीं, हमारी ही नेट की परीक्षा 2 दिन बाद है। तो यही, इसी को शायद साहित्य में साधारणीकरण कहा गया है। और जैसा उन्होंने परिचय में बताया, तो विदुषी तो नहीं, साहित्य शास्त्र की निचले दर्जे की एक विद्यार्थी के रूप में आप मुझे जान सकते हैं, क्योंकि अपार काव्य संसार है, इतना बड़ा काव्य संसार है, तो उसमें ज्ञान होना या विद्वान होना या उस पे अधिकार प्राप्त करना तो हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तथापि गुरु कृपा से या ईश्वर कृपा से जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो पाया है, थोड़ा बहुत उसके विषय में जान पाए हैं, वही आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए आहूत हैं, वस्तुतः यह सत्र जो है, यह एक तरीके का प्रेरणात्मक सत्र है। और प्रेरणा ऐसी चीज है ना कि दूसरा देगा कोई भी, तो ये हमारे अंदर तभी तक विद्यमान रहेगी जब तक कि उसका सानिध्य है या संसर्ग है। जैसे
कि हम गुड़ खाते हैं, तो मिठास कब तक रहती छोटे उस स्वरूप जो हैं वो हमारे मुँह में रहते हैं। लेकिन जब वो एक बार मुँह से चला गया, पानी पी लिया, कुल्ला कर लिया या वो अंदर चला गया, फिर उसका स्वाद जो है मुँह में नहीं रह जाता है। तो ये प्रेरणा भी कुछ ऐसी ही होती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कई बार क्या है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ना है, करना है, लेकिन गुरुजी कहे हाँ, बेटा तुम पढ़ो, नहीं पढ़ोगी तो ऐसे होगा। पिताजी कह रहे हैं पढ़ो, नहीं पढ़ोगी तो ऐसे होगा। तो ये प्रेरणा उनकी दी हुई ठीक है, तभी तक काम करेगी जब तक उनका सानिध्य है या जब तक वो बोल रहे हैं। और जहाँ पे हमको खुद ही अनुभव होगा कि नहीं भैया गड़बड़ है, नहीं पढ़ेंगे तब गड़बड़ है। तो वो जो प्रेरणा होगी हमारी, वो जो है हमारे लिए किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी साध्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही बलवती होगी। ये जो दूसरे के द्वारा प्रेरणा है, ये तो सहायक होगी, लेकिन तब जब हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से किसी भी कार्य के प्रति प्रेरणा विद्यमान है। तो आज हम पाठ्यक्रम और परीक्षा से कैसे निपटना है इस विषय पर जो है सब जुड़े हैं यहाँ पर चर्चा के लिए। तो देखिए परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो पूरा सिलेबस है, वो हमें याद होना चाहिए। याद इसलिए कि जब हमें पूरा सिलेबस याद होगा, पूरा पाठ्यक्रम पता होगा, तब तो भई हम उसमें से जो है काफ़ी चीज़ों को कर पाएँगे। लेकिन सिलेबस ही नहीं याद है, तो फिर हमने क्या पढ़ा है इस विषय पे ही शंका खड़ी हो जाएगी। आप सिर्फ़ यही नहीं यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी एग्ज़ाम है, तो हम जिस भी मैदान में उतर रहे हैं, उसके बारे में पूरी युद्ध नीति की हमें जानकारी होनी चाहिए। और अगर आधी-अधूरी जानकारी होती है तो होता क्या है कि जो गति अभिमन्यु की हुई थी, वही गति हमारी भी होती है। और चूँकि ये हमारी हुई है, इसलिए हम आपसे साझा कर रहे हैं। और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, वो हमें पूरा का पूरा कवर करना है। कहीं से भी कोई भी ननु-नच नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया एक पोर्शन छोड़ दिया, बाकी तो हो गया है, देख लिया जाएगा। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि जब आपका पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट नहीं होता है, पूरी तरीके से आपका उस पर अधिकार नहीं होता है और आप जब परीक्षा में उतरते हैं, तो कुछ चीज़ें तो आ रही होती हैं, कुछ नहीं आ रही होती हैं। और परिणाम जब अनुकूल नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है कि भई पढ़ा तो था, लेकिन परिणाम क्या है कि अब हमारे अनुकूल नहीं आया। भई इतना करके आए थे, हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं। तो ये जो परिस्थिति है इस परिस्थिति ये परिस्थिति ना आए, इस परिस्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है? कि पहले तो हमारा जो सिलेबस है, वो हमें पूरा तैयार रहे। पूरा इसलिए कि कई बार कम से कम 10% क्वेश्चन जो है वो सिलेबस में से ही पूछ देता है। अब जैसे कठोपनिषद में कितनी वल्लियाँ हैं? या कठोपनिषद किस वेद का है? या पंच महा यज्ञ कितने हैं, महायज्ञ कितने हैं? तो जब आप सिलेबस पढ़े रहेंगे तब तो आपको पता रहेगा कि भैया पंच महायज्ञ हैं। और जब आपको सिलेबस के विषय में आप पूरी तरीके से अवगत नहीं होंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा चूक जाएँगे। प्रायः एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं जो 100 क्वेश्चन है, 100 प्रश्न हैं, उनकी कैटेगरी बटी होती है। विषय की कैटेगरी तो आप सबको पता है, लेकिन प्रश्न का जो लेवल है, प्रकार है, स्टैंडर्ड है, उसकी भी कैटेगरी बटी हुई होती है। 30 से 40 प्रश्न या 50 प्रश्न ऐसे होते हैं, जो सामान्यतया सबको आते ही आते हैं। बचे जो 20 प्रश्न होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आपने थोड़ा-सा उसको जाके डीप में पढ़ा है, तो आप उसको कर जाएँगे क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा वहाँ पर। बाकी जो 20 प्रश्न बचे, वो ऐसे होते हैं कि भैया उसके लिए आपको थोड़ा गूढ़ अध्ययन की ज़रूरत होती है। आपने अगर गूढ़ अध्ययन किया है, तो आप उसको कर सकते हैं, विषय चाहे कोई भी हो। और 10% ऐसे होते हैं, जो कोई बड़ा से बड़ा विद्वान है, उसको भी उसमें जो है, वो 10 के 10 पूरे कर लेगा, इसकी जो है संभावना आप मान लीजिए कि 30 से 40% ही होती है। तो
इसलिए हमें करना क्या है पहले कि पहले हमारा पाठ्यक्रम पूरा हमें कंठस्थ हो कि कोई नीर में भी उठा के पूछे कि भैया दर्शन में क्या-क्या है? तो हमको पता रहे कि भई दर्शन में सांख्यकारिका लगी है, वेदांत सार लगा है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड लगा है। अगर आप 25 कोड से हैं, 73 कोड से हैं तो पता रहे कि हाँ भाई उसमें जो है हमको हेत्वाभास और क्या-क्या पढ़ना है। और जब ऐसी परिस्थिति होगी तो हमको दिमाग में ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें बार-बार अभिप्रेरित करता रहता है कि भई देखो इतना हुआ है, इतना करना है। तो ऐसे में हम लापरवाही नहीं कर पाते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधान हमें सिर्फ गाड़ी चलाने में नहीं होना है। बेसिकली ये ट्रैफिक रूल्स में भी जब आप जाते हैं परीक्षा देने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन सावधान होना, दत्तचित्त होना, ये हर विषय में, हर फेज़ में, जीवन का हो, परीक्षा हो, हमारे पढ़ाई से संबंधित हो, हर जगह ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम जो नंबर 1 करना है कि भई सिलेबस हमें एक बार पूरा जो है, हमें पता रहे कि कहाँ कैसे है। उसके बाद दूसरा जो ये क्रम है, चाहे 25 कोड हो या 73 कोड हो, दोनों में जो मूल ग्रंथ हैं, हमको उनको देखना है, हम गाइड पर निर्भर नहीं रहें। क्योंकि गाइड कई बार क्या करती है कि सभा कंप की जगह भसा कंप कर देती है। अब ये सभा कंप और भसा कंप का अंतर ये है कि है सभा कंप, ठीक है? लेकिन वहाँ पे प्रिंट क्या है, टाइप क्या है? भसा कंप। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी या जो कोई भी व्यक्ति उससे परिचित नहीं है, वो तो भैया भसा कंप को ही सही पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके साथ कहीं न कहीं जाने या अनजाने में, क्योंकि वो जान तो रहा नहीं है, तो अनजाने में ही वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाएगा। गलत रास्ता माने प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, इसमें वो उसको जाना है लंका, वो पहुँच जाएगा गुदौलिया, और लंका इधर है, गुदौलिया उधर है, तो तीर घाट मीर घाट वाली स्थिति हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बड़ी ही सावधानी से सारे मूल ग्रंथ का अध्ययन करें। अच्छा, मूल का अध्ययन करने से होता क्या है कि हमारा बेस तैयार हो जाता है। अब कहीं मिट्टी की सड़क होगी, जो गाँव में क्या उसको मेड़ कहते हैं या कच्ची सड़क जो होती है, तब तो उस पे आप आरसीसी ढलैया वाली सड़क बनाएँगे या जो है कंक्रीट की सड़क बनाएँगे ना। लेकिन अगर आपके पास सड़क ही नहीं है, गड्ढा है पूरा, तो उसमें आप कैसे बनाएँगे? उसमें तो फिर वही नेताजी लोग आते हैं तो जैसी सड़क बनती है वैसा ही निर्माण हो पाएगा। और वो निर्माण कितने दिन चलता है आप सभी उससे परिचित होंगे कि भई एक बारिश हुई या 2-4 बार ट्रक गुजरा और सड़क जो है छिन्न-भिन्न हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न ऐसे आए कि जो है भई हमारा दिमाग घूम गया, हमें नहीं समझ में आया कि भैया ये पूछा कहाँ से है प्रश्न? तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? हम हमारा मनोबल कहीं न कहीं गिर जाता है। तो मनोबल गिरे ना इसलिए हम पहले से अपना कवच कुंडल पहन के तैयार रहें। तो कवच कुंडल है क्या? वो है कि हम जो मूल ग्रंथ है, उसको ढूँढें और उसको पढ़ें। और मूल ग्रंथ में भी सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि दीदी हो नहीं रहा है, मूल में कैसे पढ़ें? हम संस्कृत से पढ़े नहीं हैं, हम तो बीए जो है किए हैं, हम परंपरागत नहीं पढ़े हैं, तो चीज़ें कहीं न कहीं रह जा रही हैं, पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, तो हिंदी पढ़ के काम चला लेते हैं, ये नहीं करना है। अब जब हम उतर ही गए हैं मैदान में, तो फिर हमको आता है या नहीं आता है, हमको ये नहीं देखना है। हमको कोशिश करनी है और पूरी कोशिश करनी है, जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, उससे भी कहीं ज़्यादा करनी है। कैसे करनी है? तो जैसे आप 25 कोड हो या 73 कोड हो, जो आपके ग्रंथ लगे हुए हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे या मेरे साथ में बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदी हिंदी पढ़ लेते हैं, तो वो हो जाता है, उससे संस्कृत वाला तो हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उसके लिए सबसे पहला एक उपाय ये करिए कि संस्कृत जो है, मान लीजिए शाकुंतलम में शकुंतला की उक्ति है, ठीक है? वस्तुतः वह प्राकृत भाषा में है, लेकिन वहाँ पर उसका संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ है। तो आप पहले एक बार उसको पढ़िए और उसके बाद जो नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे उसका शब्दार्थ दिया रहता है, हिंदी, संस्कृत, उसको पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आप जो उसका सिंपल हिंदी अर्थ जो किया रहता है, उसको पढ़िए। ऐसे में होगा क्या
कि आपकी बुद्धि 3 बार उसी विषय पर जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? आप सबसे पहले एक बार संस्कृत मूल पढ़ रहे हैं, भई शकुंतला की उक्ति है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि एक-एक पद जो है उसका अर्थ क्या है, उस पे जा रहे हैं। भले आपको याद हो, ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको समझना है, आपको पढ़ना है एक बार। तो आपकी चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से कहीं न कहीं आपकी बुद्धि तक एक बार उसका जो है आवर्तन हो रहा है कि नहीं, आवृत्ति हो रही है और उसके बाद आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको उस समय संभव हो कि बहुत सारी चीज़ें नहीं याद होंगी। उससे घबराना नहीं है कि हम पढ़े भी और हमें आया नहीं, क्योंकि ये परीक्षा कैसी है, एमसीक्यू बेस्ड है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ से गुज़रे हुए हैं या पढ़ा हुआ है पहले से, तो देखते ही कहीं न कहीं हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमको अभिप्रेरित करता है कि ये हो सकता है। आप कभी इसको जो है आज़मा के देखिएगा कि चीज़ें मत पढ़िए, याद नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार देख ज़रूर लीजिए, उसका विहंगावलोकन ज़रूर कर लीजिए। तो होगा क्या कि आप जो आपका विषय है, उस पे आपका जो संस्कार आपके अंदर बन गया है, वो आपकी समय पड़ने पर सहायता करेगा। ये वैसी ही स्थिति होती है जैसे हमारे काशी में होता क्या है कि जो गुरुजी लोगों के पास हम जाके पढ़ते हैं, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, गुरुकुलों में पढ़ते हैं, वो तो ठीक है। पर गुरुजी लोगों के पास जाके उनके सानिध्य में बैठ के पढ़ते हैं। अब उससे क्या होता है, जैसे हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमारे यहाँ श्री गुरु काशनी विद्या भवन है। वहाँ हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो 14-15 साल के रहे होंगे तो पढ़ने जाते थे। पिताजी ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ अमुक गुरुजी पढ़ाते हैं। अब भई गए पढ़ने के लिए, वहाँ चल रही है प्रौढ़ मनोरमा की कक्षा, उसके बाद जो है लघु शब्देंदु शेखर की कक्षा, फिर महाभाष्य और 14-15 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद रखेंगे? महाभाष्य और लघु शब्देंदु शेखर होंगे बहुत विलक्षण लोग होते हैं, पर मेरी वो सामर्थ्य नहीं थी। तो हम उठ के जाने लगे जैसे ही हमारा कौमुदी का पाठ हो गया तो। तो गुरुजी ने कहा कि बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? और सिर्फ हम नहीं, सारे बच्चे वहाँ बैठते थे। क्यों? तो होता क्या था कि जो वो पढ़ा रहे हैं, उस समय हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में वो जो संस्कार हमारे चित्त में बना रहेगा, हमारे मन में बना रहेगा, जब हम पढ़ेंगे, तो वह उद्बुद्ध संस्कार हमारी मेधा को और तीक्ष्ण करेगा और हमारे कार्य को सरल कर देगा। तो हमको यही करना है कि हमारा जो सिलेबस है, हम उसको सारे मूल ग्रंथ को एक बार तो ज़रूर ही पढ़ जाएँ। अच्छा, अभी क्या है कि आपके पास 3 दिन है शायद। आज 24 तारीख हो गई, 2 दिन 25, 26, 27 को आपकी परीक्षा है, शायद यही है 27 को 25 कोड वालों की और 73 का पेपर तो हो चुका है। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मूल को पढ़ें या हम बाकी चीज़ों को टेंशन लेके और बिगाड़ दें। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम परेशान होते हैं या हमें लगता है कि नहीं सिलेबस नहीं कंप्लीट है या एग्ज़ाम का एक अलग ही प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर से निपटने का पहला काम ये है कि हम थोड़ा-सा खुद को जो है शांत रखें, रिलैक्स रखें और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको हम जितना आसानी से हो सके उतना प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि प्रेशर लेने से होती हुई चीज़ भी नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा है वो कहीं स्टेज पे परफ़ॉर्म करने जा रहा है और उसको डर लगता है कि अरे कैसे बोलेंगे इतने सारे लोग बैठे हैं। तो क्या होता है उसको जो याद भी रहता है ना वो भी भूल जाता है और फिर आप कहते हैं आप आपने अपने घर में भी अनुभव किया होगा, बेटा तुम्हें तो याद था, तुमको तो सब पता था, वहाँ क्यों नहीं बता पाए? तो वही स्थिति परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो, हमारे साथ भी होती है। क्यों? क्योंकि घबराहट के कारण जो है ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें कितना तैयार है या कितना नहीं तैयार है। हमारा ध्यान जो है नकारात्मकता की ओर ज़्यादा जाता है और हम अपनी सामर्थ्य को जो है कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कि ये आप अपना माइंडसेट बनाइए कि भैया 2 दिन में तो हम वैसे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सबको पता है ये बहुत बिटर ट्रुथ है। कड़वा सच है लेकिन यही सच है कि 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास है, उसको आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं।
ये चीज आप सभी अनुभव करिएगा कि जो हमारे पास है, हमारे पास अगर रोटी सब्जी है, नहीं हमारे पास पुलाव पकवान है, तो हम वही रोटी सब्जी बढ़िया से बना सकते हैं ना। आटा है हमारे पास, आलू है, तो उसी आटे को गूंथ के हम रोटी और आलू को काट के भुजिया या रस्सेदार सब्जी जो भी है बना सकते हैं ना। लेकिन हमारे पास पनीर नहीं है, हमारे पास पुलाव नहीं है और हमारे पास जो है खोआ नहीं है। अगर हम इस सोच में जाएंगे तो वो जो पता चला कि जो है रोटी है तो आटा गीला हो गया और फिर रोटी जल गई, और जो भुजिया है तो पता चला कि कहीं कच्ची रह गई, कहीं नमक ज्यादा हो गया। ये परिस्थिति हो जाती है। सामान्य दृष्टांत हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल के व्याख्यान में नितिन जी ने जो है बहुत अच्छे से शास्त्रीय ढंग से जो है आपको उदाहरण देके समझाया। और परसों के जो बीता परसों है उस दिन पाठ्यक्रम की बड़ी अच्छे से चर्चा हुई, एक-एक बिंदुवार विषयों को लेकर के। तो आप उससे अवगत हैं। अभी आपको बस इतना करना है कि भई हमारी जो तैयारी है उसके प्रति हम कॉन्फिडेंट कैसे हों? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप नहीं आती हुई चीज़ भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं, क्योंकि आप उसको बहुत संयम के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करते हैं। तो आपको सबसे पहले अभी यही करना है कि हमारी जो परीक्षा है, हम 2 दिन में कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सामान्य है उसको विशिष्ट ढंग से हम कर सकते हैं, ताकि उसमें से कहीं से भी पूछे तो हम जो है दुविधाग्रस्त ना हो, कन्फ्यूज़ ना हो। अच्छा, और जैसे कहा जाता है कि भई 73 कोड का जैसे कल चर्चा हो रही थी कि 73 कोड की जो सामग्री है वो सरलतया उपलब्ध नहीं है। तो जो नहीं है, उसके विषय में सोचकर समय व्यर्थ नहीं करना है। जो है, उसको देखना है। मैंने भी 73 कोड से ही किया है जेआरएफ। तो होता क्या है कि भई हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको ढूँढना है, हमको पता करना है कि कहाँ से, कैसे तैयार हो पाएगा, कहाँ से किस विषय से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कौन-सा प्रकरण पूछा जाता है। और अगर आप गाइड के रूप में भी देखें तो आपको एक राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति है, वहाँ से प्रकाशित है सोमनाथ दास जी की संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका। आप एक उस ग्रंथ को जो है जिनकी अभी गति नहीं है, जो आगे देंगे, क्योंकि 73 कोड का तो पेपर हो चुका है, तो आप जो आगे पेपर देंगे, ये आप संस्कृत वाङ्मयान्तः प्रवेशिका नामक पुस्तक है, उसको मँगा लीजिए, उसको आधार बना लीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि अधिकाधिक चीज़ें क्या करें हम, मूल से तैयार करें, और फिर जो बच जाए उसकी आवृत्ति के लिए, उसके रिवीजन के लिए हम उस ग्रंथ को रखें। क्योंकि मूल से पढ़ा होना क्या होता है कि भई वो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाता है। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि आवृत्ति बहुत ज़रूरी है, रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को जिनका नाम मैंने देखा है, कहीं न कहीं कोई गुरुकुल से पढ़ा है या कहीं से पढ़ा है, तो नियम क्या होता है कि भई सुबह 4 बजे उठा देते हैं और करो वेद पारायण, करो अष्टाध्यायी का पारायण, या जो भी पढ़ा है तर्क संग्रह, लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, उसका पारायण करिए। उसका प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन ये होता है कि जो आपने याद किया है, आपने जिस पर मेहनत की है, वो स्थिर हो जाए। और आप ये चीज़ प्रयोग में लाके देखिए, हम देखिए जो भी आपसे कह रहे हैं, हम शास्त्र की बात नहीं कहेंगे आपसे। हम वो कहेंगे जो हमने अनुभव किया है, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को और हमसे संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने भी अनुभव किया है, और प्रैक्टिकल है। किसी भी चीज़ को आप 25 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ के देखिए, देखिए वो चीज़ आपको याद हो जाती है कि नहीं। हम जब छोटे थे, साढ़े 5-6 साल के थे, तो मेरे पिताजी ने गीता याद कराई। तो किताब बोले खोलो, खोला, बोले मंत्र ये श्लोक पढ़ो, पढ़ा। अब याद कैसे होगा? तो पिताजी बोले बेटा इसको ना 100 बार जो है पढ़ जाओ। 5.5 साल के बच्चे को नहीं पता है कि याद कैसे होता है, लेकिन उसको ये पता है कि आप 100 बार पढ़ जाइए, कहा गया है याद हो जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि 100वीं बार तक पढ़ते-पढ़ते 101वीं बार जब पढ़ना था, तो हमको पुस्तक जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इतने अच्छे से स्थिर हो गया बुद्धि में कि वो जो है
दोबारा उसी श्लोक को जो है याद कैसे करना है, ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप सब ये प्रक्रिया अपनाइए, ये टेक्निक अपनाइए। कोई चीज़ है, नहीं याद हो रही है, बार-बार भूल जा रहे हैं, तो क्या करिए? ये थोड़ा-सा आपको लगेगा कि अरे ये बचकाना है, पर आप इसको अपना के देखिए। आप किसी भी विषय को, कोई भी श्लोक है, निपीय यस्य क्षितिरक्षणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि, नलः कृतच्छ्रितकीर्तिमण्डलः सराशिरासीन् महसां महोज्ज्वलः। एक बार में नहीं याद हुआ आपको? आप 10 बार पढ़िए, गिनती करके हाथ पे, 20 बार पढ़िए, 25 बार पढ़िए, फिर आप देखेंगे कि 26वीं बार, 27वीं बार वो आपको खुद याद हो जाएगा। और पढ़ने का क्रम जैसे हमने आपको बताया ना कि आपको पहले क्या करना है, पहले मूल पढ़ना है, फिर शब्दार्थ पढ़ना है, फिर उसका अर्थ पढ़ना है। तो वो आपकी बुद्धि में जो तद्विषय का संस्कार होगा, वो आपको परीक्षा में सहायता करेगा। अच्छा, और जो भी चीज़ हम पढ़ें, वो बड़ी ही श्रद्धा से पढ़ें, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसे कि घर में पता चला कि आपकी छोटी बहन है या घर का कोई सदस्य है या आप ही हैं और कोई चीज़ बड़े मन से बनाएँ और उसके बाद जो है आप जो है घर वालों को कहें कि हाँ भैया, ये हमने बनाया है, थोड़ा खा के बताओ कि कैसा बना है। तो सामने वाला जो है ना, आपके जैसे आपने आपकी छोटी बहन ने बनाया, मान लीजिए उसमें कुछ नमक मिर्ची कम रह गई या ज़्यादा हो गई और ले गई पिताजी के पास कि भैया पिताजी ये बनाए हैं, इसको खा के देखिए कि कैसा बना है। और पिताजी जब पाते हैं तो उसमें जो कमी रहती है तो पिताजी कहते हैं क्या कि अरे यार क्या कर दिया तुमने, इसमें बहुत नमक डाल दिया, बहुत मिर्ची कर दी। नहीं, वहाँ पर उनकी अपनी बिटिया के प्रति जो वात्सल्य युक्त श्रद्धा होती है, वो क्या आपको अनुभव कराती है? अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छा बना है और कोशिश करोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारी कमी होती है, वो कमी भी कहीं न कहीं क्या होती है कि वो पीछे रह जाती है और हम धीरे-धीरे हमारा जो है परिमार्जन होता रहता है। तो हम जो भी चीज़ पढ़ें, जब हमारी उसके प्रति श्रद्धा होगी, तो स्वयं वो चीज़ हमारे प्रति दौड़ के आएगी। जैसे ईश्वर की भक्ति होती है और ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों में एक समानता है। समानता ये है कि जैसे हम ईश्वर के प्रति एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ईश्वर हमारे प्रति 100 कदम बढ़ाते हैं। वैसे ही जो शास्त्र है, जो विद्या है, हम एक कदम उसकी तरफ जो है जाते हैं, तो वो 100 कदम खुद हमारी ओर चल के आती है कि नहीं, ये हमारे लिए यत्न कर रहा है, तो इसको तो हमें प्राप्त होना चाहिए। और यत्न भी कैसे कर रहा है? बड़ी श्रद्धा से कर रहा है, मनोयोग से कर रहा है। जैसे गाने हैं, आप गाने सुनते हैं तो क्या होता है कि भई आप चला दिया गाना और सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, आपकी रुचि है तब तो आप सुन रहे हैं, रुचि नहीं होती तो आप नहीं सुनते। तो सुनते-सुनते कई पंक्तियाँ क्या होती हैं, आपको याद हो जाती हैं और याद हो जाती हैं तो आप उसको कई बार ऐसे बिना गाना बजाए भी आप गुनगुनाने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आप दत्तचित्त थे, उस समय आपकी श्रद्धा उस गाने में थी, इसलिए आपको क्या हुआ कि उसका जो है अनुभव हुआ और वो आपके अंदर उतर आई। यही सेम चीज़ पढ़ाई में भी होती है। जब आप पढ़ रहे हो तो पूरी श्रद्धा के साथ में आप उसको पढ़िए और जब आपकी श्रद्धा होगी ना, तो वो स्वयं जो है माता शारदा, माता सरस्वती की कृपा से आपके अंदर जो है चीज़ें उतर आएँगी। और अभी आपके पास जो है फर्स्ट पेपर के लिए भी कल मैंने देखा था जैसे कि नितिन जी का जब सत्र था तो किसी ने पूछा कि सेकंड पेपर तो हो जाता है, क्या करें? उसमें चीज़ें क्लियर रहती हैं पर कहीं न कहीं जो है कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है या कुछ ऐसी बात। तो फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, आपको फर्स्ट पेपर में कोई पारंगत नहीं होना है, ठीक है? आपको अभी परीक्षा के लिए क्या करना है कि भई जितनी तैयारी उचित हो उतनी करनी है। और तैयारी के बाद भी सबसे पहला क्या है कि जैसे किसी कोई जो है तैरना सीखना चाहता है, लेकिन पानी में नहीं कूद रहा है, तालाब किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे, नदी के किनारे खड़ा है, तो क्या वो तैरना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। क्यों?
क्योंकि तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं या जो टेस्ट सीरीज देनी होती हैं, ये उसी पानी में उतरने के जैसे है कि आपको परीक्षा देनी है, तो उसके पहले आप परीक्षा का जो पैटर्न है, उससे अवगत होइए। आप अभी आपकी जैसे 27 को परीक्षा है, आपके पास 2 दिन है ना? फर्स्ट पेपर के लिए आप कुछ मत करिए। यूथ का प्रीवियस ईयर करता है, उसका आप 10 सेट लगा जाइए और हम गारंटी देते हैं कि आप अगर उसका 10 सेट लगा लेते हैं, तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही बढ़ जाएँगे आपकी तैयारी के अतिरिक्त। और आप हमेशा इस एक चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा, परीक्षा का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। कई बार परीक्षा देने के आने के बाद जो है बच्चे कहते हैं कि अरे यार पेपर बहुत टफ था, पता नहीं कहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं, हमें तो आ ही नहीं रहा था। पेपर हमेशा सिलेबस से ही होता है, कहीं न कहीं कमी हमारी पढ़ाई में ही होती है। क्यों? क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया तो नेट हुआ, तो ठीक है भाई, क्योंकि उस टाइम उतनी तैयारी भी नहीं थी और नेट का ही था। सबने कहा कि अरे पेपर टफ था इसलिए जो है जेआरएफ नहीं हुआ वरना तो हो गया रहता। तो हमें लगा नहीं पेपर टफ नहीं था, हमारी तैयारी में कमी थी। ये इसलिए आपको हम बता रहे हैं ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ। जब दोबारा पेपर दिया उस टाइम कोविड का टाइम था और जो है स्वास्थ्य भी प्रतिकूल था और परिवार की परिस्थिति भी उस टाइम थोड़ी किसी का स्वास्थ्य परिवार में भी प्रतिकूल था, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल था, तो इसकी वजह से जो था ना मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी। तो उस समय भी पेपर दिया और जब रिजल्ट आया तो पता है क्या हुआ? मेरे जो जूनियर्स थे या मेरे साथ के जो थे बोले, "अरे यार तुम देखो रिजल्ट तुम जो देखोगी तो अच्छा ही होगा।" तो सबका जो है रह गया और मेरा जेआरएफ सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया। और उस टाइम सबने कहा यार पेपर तो था थोड़ा टफ इस वजह से जो है नहीं हुआ वरना हो जाता। और उस टाइम पता है हमें क्या लगा और आज भी कोई भी परीक्षा हो पेपर कभी टफ नहीं होता। आप यही अपने दिमाग में एक बैठा लीजिए कि पेपर कभी भी टफ नहीं होता है। हमारी तैयारी कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे चूक जाती है। और जब हम ये ठान लेंगे तो उसके बाद देखिए कि कैसे नई चीज़ें होंगी और ये सब तो आपने भी सुना होगा ना कि हम ठान ले तो जीत है और मान ले तो हार है। तो हमें ठानना है कि भई वो जो पूछेगा वो सिलेबस में से ही पूछेगा, लेकिन हमें जो करना है वो हम अपना 110% दें। तो चाहे वो नेट हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो जो है आपका यूपीएससी हो, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपने अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करना है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है और यह उक्ति भी है कि आत्म बलि जग जीत के आवेला। आत्मबली जो जिसके अंदर आत्मविश्वास है, वह पूरे संपूर्ण संसार को अकेला भी जीत सकता है। और हमारे शास्त्र में भी क्या कहा गया है कि अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः। जिसको धैर्य है, जो उद्यम करना जानता है और जिसको आत्मविश्वास है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। तो अभी हमारी परीक्षा है, जितना हमने कर लिया, उसको ही हमको माँजना है, उसमें ही हमको जो है अपना जो है सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। तो 2 दिन आराम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व करिए। जहाँ रह जाए उसको थोड़ा देखिए, घबराइए नहीं, आराम से रात भर चैन की नींद सोइए, क्योंकि क्या है कि आप परीक्षा के चक्कर में अगर भई रात भर जग के देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर सुबह पेपर देने जा रहे हैं, तो पता चला कि जो है परीक्षा हॉल में हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमको नींद आ रही है और जब नींद आ रही होगी, तो आपको आती हुई चीज़ भी बहुत भारी लगेगी, बोझिल हो जाएगा आपका मन। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि परीक्षा के जिस दिन परीक्षा है उस दिन वाली रात आप सोए ना। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बल्कि उस दिन तो और अच्छे से खा-पी के थोड़ा आराम से आप सो जाइए। सुबह भगवान का नाम लेकर गुरु को प्रणाम करके पेपर हॉल में जाइए और फिर जैसा भी हो, जो भी हो, जो आ रहा हो, उसको बड़ी ही धैर्यता के साथ, बड़ी ही जो है संयम पूर्वक उसका जो है आप सामना करिए और कदाचित
नहीं हुआ इस बार, तो अगली बार होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये धारणा, ये दृढ़ विश्वास आप जो है बनाए रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा। और इसके पहले के सत्र में सभी ने बहुत अच्छे ढंग से आप सभी को समझाया है, प्रेरित किया है और हम भी आप में से एक ही हैं। तो जितना हमें लगता है कि आप लोगों के लिए फिलहाल उचित था उतना हम आपको बताएँ, बाकी आपकी कोई शंका हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी विद्यार्थी की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। बोल करके भूला पूछ लीजिए हुआ मैसेज। कैसे याद रखें? आपको पता है कि वो भूला है यानी वो आपको याद है, देखिए। आपको पता है कि वो आपको भूला हुआ है यानी कहीं न कहीं उस विषय में आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में संस्कार है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि भई जो भूला है हम जाएँ और अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया ना, आप उसको 50 बार बस जैसे कोई वेद की जो है ऋग्वेद की कितनी शाखाएँ हैं या पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएँ हैं, चरणव्यूह के अनुसार कितनी शाखाएँ हैं, कुछ मत करिए। 20 बार, 25 बार, 50 बार बोल-बोल के मन में नहीं, बोल-बोल के उसको जो है आप उसकी आवृत्ति करिए, उसको रिवाइज़ करिए। फिर आप देखिए वो कैसे नहीं याद होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो याद ना हो, बस एक बार आपको जो है उसको आवृत्ति करनी है और भूली हुई चीज़ों को याद करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप रात को जब सोने जाएँ, तो आप उठाइए जो चीज़ आपको याद करनी है, जो याद है या जो नहीं हो रही है, उसको आप जो है 10 बार, 15 बार आवृत्ति कर लीजिए, फिर आराम से सो जाइए, फ़ोन मत चलाइए उसके बाद, बस आवृत्ति करिए, पानी पीजिए, सो जाइए। फिर जब आप सुबह उठिए, रात भर आपकी जो है बुद्धि में वो चीज़ें चल रही होंगी। आप जब सुबह उठिए, फिर से उसकी आवृत्ति करिए और जब आप जो है उसकी आवृत्ति करेंगे, तो रात का जो आपने पढ़ा था, वो रात भर आपकी बुद्धि में स्थिर होता रहा और सुबह आवृत्ति करने से क्या होगा वो पुष्ट हो जाएगा और जब पुष्ट हो जाएगा, तो फिर कैसे भूलेगा वो आपको? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो याद ना की जा सके। आखिर जो लोग करते हैं वो हमें और जैसा कल नितिन जी ने कहा था कि भाग्य भई 5वां होता है। 5वां होता है माने हमारा प्रयत्न पहले हम करें, प्रयत्न से सब कुछ संभव है। ऐसा है जो नहीं कर सकते हैं। और कहा भी है ना कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तो हम उद्यम तो करें, हम मेहनत तो करें, कैसे नहीं होगा? उम्मीद है कि आपको जो है आपके प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम, जहाँ तक अभी आप मोबाइल का कहें, तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि पढ़ने के बाद अगर सोते समय अगर 5 मिनट भी अगर मोबाइल देख लेते हैं, तो लगता है कि वो पिछला जो पढ़ा हुआ है, वो जो है ना भूल गए हैं और मोबाइल ही रात भर याद रहा है। तो ऐसा लगता है कि मोबाइल सोते समय ना चलाना चाहिए। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो है चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कुछ भी ऐसा हो वो हमें सोने से पहले नहीं यूज़ करना चाहिए। पहला जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि उससे जो रेज़ निकलती हैं, वो रेज़ हमारी आँख को जो है प्रभावित करती हैं और आँख को प्रभावित करती हैं, तो आँख किससे संबंधित है हमारे? आँख की नसें जो हैं वो नर्वस सिस्टम से संबंधित हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि पहली चीज़ तो हमारे असर पड़ता है, हमें नींद नहीं आती है जल्दी। जैसे चाय-कॉफ़ी पीने के बाद नींद नहीं आती ना, वैसे ही आप फ़ोन 10 मिनट, 15 मिनट चला के देखिए, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। पहला कारण ये है और दूसरा ये है कि हमको जिसको याद रखना है, जिससे जुड़ना है, तो हम उसके विषय में चिंतन करेंगे तब तो वो हमको मिलेगा ना। मान लीजिए कि हम जो है हलवा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? और हम जो है कढ़ाई पनीर की रेसिपी देखने लगे हैं, तो हम हलवा बना पाएँगे? आप सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताइए, नहीं बन पाएगा। तो हमको जो चाहिए, हम उसके विषय में ही सोचेंगे, तो वो ही चीज़ क्या होगी हमें
प्राप्त हो पाएगी। हमको हलवा बनाना है, हमको जो है सांख्यकारिका याद रखनी है, तो हमारा पहला फ़ोकस क्या होना चाहिए? सांख्यकारिका पर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा इंस्टाग्राम चला लिया या यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए, तो जो है आपको आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि उल्टे आपका मन जो है और तनावग्रस्त हो जाता है। आपको लगता ये है कि हाँ भाई, मन जो है मूड फ्रेश हो गया, लेकिन होता नहीं है। इसलिए आप कभी भी, जो आपका लक्ष्य है पहले, आपको उसको साधना है। लक्ष्य की सिद्धि करनी है ना, तो लक्ष्य की सिद्धि कैसे होगी? जब अर्जुन की तरह हमारा जो है निशाना कहाँ पर होगा? मछली की आँख पर होगा, मछली पर भी नहीं, मछली की आँख पर। तो वैसे ही हमें भी करना है। अभी 2 दिन तो और परीक्षा में बचे हैं, और आगे भी जीवन का कोई भी स्तर हो, कोई भी परीक्षा हो, हमको जो करना है, पहली हमारी प्रायोरिटी वो हो, और कभी भी सिर्फ़ जो है किताबी कीड़ा बनकर मत रहिएगा। परीक्षा का समय हो या सामान्य समय हो, आप अपने मित्रों के साथ, अपने जो आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ मिलिए, बात करिए, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखिए। क्योंकि आप जब मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तनाव रहित होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आप कोई भी काम बेहतर तरीके से कर पाएँगे। लेकिन जब आपका मन उद्विग्न होगा, तो पता चला कि अरे, अभी आपसे किसी ने बोला कि भैया थोड़ा ये काम कर दो, और आप बोले, अरे हमसे नहीं होगा, हो गया बस। तो बोले, भैया काहे गुस्सा रहे हो? अरे अभी हमारा मूड ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? हमारी वजह से नहीं ठीक है। तो हम अपने आप को उद्विग्नता में डालने का कारण ना दें। और रही बात परीक्षा की, तो भई हमारा जो 90% फ़ोकस है, कम से कम वो तो वहाँ पे होना ही चाहिए। स्पष्ट हो गया आपको? जी, जी। और किसी को कुछ पूछना है, जो 73 कोड से या 25 कोड में जिनकी अभी परीक्षा है 27 को? धन्यवाद आप सभी का। अम्बरीश जी, आगे आप ग्रहण करें और मेरे लायक कोई आदेश हो तो बताएँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मुझे यह अवसर देने के लिए कि हम आप लोगों से जुड़कर चर्चा कर पाएँ। और एक चीज़ और हम जो कहना चाहेंगे कि आप, होता क्या है कि हम साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं, और साहित्य में जो, या किसी भी शास्त्र में जो दृष्टांत दिए जाते हैं ना, वो लोक से दिए जाते हैं। तो हम कोशिश ये करें, जब हम शिक्षक बन जाएँ या हम किसी को कुछ समझा रहे हों, बता रहे हों, बात कर रहे हों, तो हम ऐसी चीज़ें बोलें जिससे वो बहुत सरलता से क्या करे, अपने आप को कनेक्ट कर पाए, अपने आप को सहज महसूस करे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम भी आपसे इस विषय पर चर्चा किए। और बाकी आप सभी तो स्वयं जो है काफ़ी इस विषय के प्रवीण हैं, सब अपने आप में जो है अद्भुत हैं। तो बस इसी के साथ सभी को नमस्कार। जी महोदय, आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ सभी बच्चों की ओर से। आपने बहुत सारे पॉइंट्स पर प्रकाश डाला, जैसे पुनरावृत्ति क्रम को हमें अपनाना चाहिए, मूल भाग को पढ़ना चाहिए, उसके अलावा आत्मविश्वास के विषय में, या जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए श्रद्धा रखें। और जो सबसे अंतिम में आपने जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, इनके विषय में भी कुछ कुछ बातें हमें बताई। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी पॉइंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं तो इन सभी लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैंने भी देखा कि हाँ, मुझे भी कुछ कुछ चीज़ों में सुधार करना है। कई बार क्लासेस होती हैं रात्रि के समय में, और मैं सोचता हूँ कि नहीं, क्लास को जो है रात्रि को ही अपलोड करके सोऊंगा, तो बहुत विलम्ब हो जाता है और 11 साढ़े 11 बज जाते हैं अपलोड करते करते। मैं फिर उसको एडिट करके जो भी होता है, फिर तभी सो जाता हूँ तुरंत। तो मुझे भी उस दिन नींद नहीं आती जिस दिन लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन के सामने से होते हुए हम लोग करते हैं। तो मुझे भी कुछ कुछ कमियां लगी अपने में, मैं भी सुधार करूँगा। बाकी बहुत अच्छा लगा आज का भी जो ये हमने अभी प्रेरणा संगोष्ठी रखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी बहुत अच्छे से आज की संगोष्ठी संपन्न हुई। और मेरी क्लास वाले जो बच्चे हैं, ये कुछ पूछते ही नहीं हैं,
चलो आपसे कल मुलाकात होगी। सब लोग साइलेंट रहते हैं एक भी विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछता है चलिए ठीक है, तो मैं सभी विद्यार्थियों दरअसल की वो ओर से उनका सोचना ये होता है कि सब तो बता ही दिया, अब क्या पूछे, फिर कुछ पूछेंगे और फिर बात लंबी खिंच जाएगी, पता चला भोजन का समय हो रहा है तो जो है वो निकल जाएगा। और पेट पूजा फिर काम दूजा, तो ये सिद्धांत को सब अपना रहे हैं और सब कुछ कहा गया कि भैया शतम विहाय भोक्तव्यम। तो ये इस विषय पर आपके सभी जो अ, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो बड़ी ही दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए इस विषय पर। जी हाँ, मैं बाद में और पूछता हूँ आप। कहा भी है ना कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। तो अभी इनका जो धर्म है, जो हम कर रहे हैं जिस समय, वो हमारा धर्म है। जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है, और जिस समय जिस कर्म का धर्म है तो हमको उसमें अपना 100% देना चाहिए। अब इनका ये कर्म था सुनने का, बोलने का तो था नहीं अभी, तो इनने सुनने के धर्म में अपना 100% दिया। अब इसके बाद भाई किसी को भोजन करना होगा, किसी को बनाना होगा, तो अब ये उस धर्म की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको जो है जी वैसा ही अवसर दिया जाए। जी महोदय, आपने एक और बात बताई थी जिसका मैंने भी पालन नहीं किया था। जैसे आपने बताया था कि प्रेशर लेके मत पढ़ो तो कुछ ऐसा हुआ है हमारे विद्यार्थियों के साथ। बेचारे सितंबर 2024 से ही 15 सितंबर 2024 से, ये लगभग 4 महीने हो गए, सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट होता था। उसके अलावा मौखिक टेस्ट भी होता था, उसके अलावा रिवीजन भी किया है। इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। तो कल भी जो हमारी 1-2 मीटिंग होगी, तो उसमें मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा। आज की मीटिंग को मैंने देखा सुना, तो इसके आधार पर कि परीक्षा के बाद में प्रयागराज जा करके आप लोग घूम फिर करके आ जाइएगा। जो महाकुंभ हो रहा है इसको देख करके, और भी जिसकी जहाँ इच्छा हो घूमने फिरने के लिए, किसी की पुष्पा 2 भी शायद मिस हो गई होगी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं तो जा करके अपनी जो भी चीजें हैं उसको कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। और सभी का जो टेस्ट स्कोर है ये भी बड़ा अच्छा हुआ। 7 लोग ही केवल रेगुलर थे टेस्ट में, लेकिन मुझे 7 लोगों में से भी विश्वास है कि 4 या 5 लोगों का फिक्स है नेट जेआरएफ वगैरह हो जाना, जिसको मैं आगे भी रिजल्ट आने पर अनाउंस करूंगा। तो ठीक है महोदय, और सभी की ओर एक से मैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो है रह गई, वो हम बस ये बता दें कि अभी तो जो हो गया परीक्षा का, ठीक है, उसके विषय में ज्यादा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो कहा गया है कि गतम न शोचामि, ठीक है। उदाहरण है कि जो बीत गया मतलब 2 दिन तो हैं, तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर शोक नहीं करना है। लेकिन स्थितस्य गतिश्चिंतनीय, जो वर्तमान में हमें जो आगे करना है, हमको उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम अब होगा, जो भी हमें लगता है शायद जून में होगा, तो भाई उसकी तैयारी में हमको जो है दत्तचित्त होकर जुट जाना है, और कभी भी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं करनी है, अपने आप से ही करनी है। क्यों? कि हम अपना बेटर वर्जन बनते जाएं, हम खुद ऐसा बने कि लोग हमारे जैसा बनने के लिए सोचे या हमें आदर्श के रूप में रखें। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा हम अपने आप से रखेंगे, तो दूसरे से द्वेष नहीं होगा। कई होता है सब, कई लोग होता है कि पढ़ाई में भाई उसको क्यों बताएं, उसको आ जाएगा तो ये चीजें भी बहुत सामान्य हैं। और जो है उससे परिचित होना या उसके बारे में जानना, ये कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज से अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो हमेशा अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है, आप उसके लिए एकदम दत्तचित्त होकर जुट जाइएगा, बिना प्रेशर लिए जुटिएगा। जैसा अमरीश जी भी कहें, तो आपको भी अमरीश जी बिना प्रेशर लिए, और कोशिश ये करिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि ऐसी तैयारी करिए कि एक बार में हो जाए। क्योंकि होता क्या है ना, जब दोबारा तिबारा देना पड़ता है, तो भाई वही सिलेबस पढ़ा हुआ है आपका, कितनी बार उस सांख्य कारिका को देख देख के ईश्वर कृष्ण भी कहते होंगे कब तक देखोगे, है ना। तो ये स्थिति हमको नहीं लानी है, क्योंकि उसके बाद ना हमारा फिर जो है ध्यान वहां से हट जाता है। वही किसी व्यक्ति को रोज आलू की सब्जी, आलू का पराठा, आलू की सब्जी, आलू का पराठा खिलाइए ना, तो 1 महीने बाद कहेगा हम जीवन भर आलू नहीं खाएंगे। होती है ना ये स्थिति। तो सिलेबस के साथ भी हम एक बार में कर ले तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोबारा भी चलो ठीक है, लेकिन जब तिबारा होता है ना, तो फिर लगता है यार वही चीज पढ़नी है। फिर आप कहते पढ़ा तो हुआ है, सब क्या पढ़ना है, बस ऐसे एक बार किताब खोल के पन्ने पलट लिए रोबोट की तरह, तो लगता है कि हो गया। तो ये चीज से हमको बचना है, तो हम कोशिश करें कि 1 बार 2 बार में
हो जाए अच्छे से। और जिसका 2 बार 3 बार अगर हो चुका है इसमें से और अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज मेरी इस बात को आप बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि आप ये जो अटेम्प्ट दे रहे हैं यही आपका पहला है अभी, और आप उसमें जो है पूरे दत्त चित्त होकर के जुड़ जाइएगा। और कहीं मेरी किसी बात से कोई आहत हुआ हो या किसी को कुछ ऐसा लगा हो, तो उसको जो है हृदय है तो क्षमा कर दीजिएगा। जी महोदय, 10 बज चुका है, तो मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका आभार प्रकट करते हुए हम इस अभिप्रेरणा संगोष्ठी के चतुर्थ सत्र को अब समाप्त करते हैं। कल भी एक विद्वान का व्याख्यान होना है, तो 9 बजे आप सभी समय से उपस्थित हो जाइएगा। कल भी एक अंतिम व्याख्यान होना है, उसके बाद जो 26 तारीख का होगा दिन, तो उसमें आप गणतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कीजिए। उस दिन कोई क्लास नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, और खुद को रिलैक्स करके फिर 27 को आपका जो भी एग्जाम है आप उसे दीजिएगा। तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी पधारे, और महोदय का भी हृदय से आभार प्रकट करते हुए मीटिंग को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते प्रीति जी।